SSC GD के मैथ के प्रैक्टिस सेट में हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। अब 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 मिनट में करना है। हम इसमें सिर्फ मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 4, 8, 1, A 6, 7 और 3 को 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो A के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो हम संख्या लिखेंगे जैसे लिखे थे, ये संख्या लिखेंगे 4, 8, 1, A 6, 7 और 3। इसको 9 से काटेंगे तो हम जानते हैं 9 की भाज्यता नियम एक आता है कि दो संख्याओं का योग या कितनी भी संख्याओं का योग अगर 9 से कटता है तो संख्या 9 से कटेगी। तो पहला तरीका ये होगा कि हम पहले इन सब दोनों को किसी को जोड़ के काट दें, जैसे 8, 1, 9 और लिखेंगे 6, 3, 9 तो 7 और 4 11। 11 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से कट जाए, तो 11 में हम 7 जोड़ते हैं तो 18 होगा जो 9 से कटेगा, यानी A के स्थान पे क्या आएगा 7। देखिए 7 उत्तर है। दूसरा तरीका ये है कि हम सभी संख्याओं को जोड़ दें, जैसे कि 4 है, 8 है, 1 है, A है, 6 है, 7 है और 3 है। तो सभी संख्याएं जोड़ेंगे, जैसे 8 और 1 9, 9 4 13, 13 6 19, 19 और 7 26, 26 और 3 26 और 3 39, सॉरी 29। तो 29 में हम क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए। तो 29 के बाद जो विभाज्य संख्या आती है 36, तो 29 में 7 जोड़ेंगे, 29 में 7 जोड़ेंगे तो ये 36 9 से कट जाएगी, यानी कि A का मान कितना आएगा 7। तो पहली का उत्तर है, मैथ के पहले का उत्तर है 7। अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन का आता है कि रूपम एक बैंक से 10% चक्रवृद्धि ब्याज उधार लेता है, कितने समय बाद चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 21% हो जाएगा। तो हम इसको कई तरीके से देखेंगे। तो पहला तरीका फर्स्ट कि हम माना मूलधन 100 और ब्याज 21% यानी 21 रुपया। हम 100 माने इसलिए 21% को 21 माने हैं, 21 रुपया। समय है 2 साल। तो हम फार्मूला लिखेंगे A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 के पावर 2 तो है या नहीं, n का पावर 2। तो A क्या होता है, ये होता है मिश्र धन यानी कि जो मूलधन A बराबर होता है मूलधन और प्लस का ब्याज यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो हम लिखेंगे A की जगह 121, क्योंकि यहाँ पे मूलधन 100 है और ब्याज माने 21, क्योंकि 1% को हम 21 मान लिए हैं। 121 और मूलधन कितना था माने है 100 और 1 प्लस है 1 प्लस R का मान 10% दिया है तो 10 लिख देंगे बटा में 100 के पावर कितना है 2। तो इधर हम लेकर आएंगे 10, 100 के इधर लेकर आएंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 121 बटा में 100 बराबर, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 1 11 बटा में 10 के पावर 2। अब हम तुलना करेंगे। अब इसको भी 121 लाना होगा तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। 121 का तो होगा 11 गुणे 11 और ये 10 का होगा 10 गुणे 10, यानी हम लिख सकते हैं 11 बटा 10 का स्क्वायर बराबर होगा 11 बटा 10 के होल का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि समय 2 साल लगेगा। ये ऑप्शन से ही हम 2 मान लिए थे ताकि मान आ जाए। 2 नहीं मानेंगे तब भी यहाँ पे अगर n मानेंगे तब भी इस n का मान 2 ही आएगा। हम सिर्फ बराबर करने के लिए मान लिए थे। और दूसरा मान सकते हैं कि अगर हम दूसरा माने मूलधन अगर 100 है और ब्याज 10% है तो ये दूसरा नियम है, 10% ब्याज तो पहले साल में 10 लगेगा और दूसरे साल में भी 10 लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है पहले साल के मूलधन पे भी ब्याज लगता है, मूलधन पे भी ब्याज लगता है और जो ब्याज होता है उस पर ब्याज लगेगा। तो ये होगा कितना 10% 1, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 21%, यानी कि 2 साल में हो जाएगा 21%। अगर ऐसा नहीं है तो तीसरा नियम ये कहता है कि A + B अल्फा इंटू बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा अपॉन 100।
ये 2 साल का है, पहले हम इस पे निकाल के देखेंगे, फिर हम 3 साल का निकाल के देखेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा माने 10 और प्लस का 10 प्लस 10 इंटू 10। यहाँ अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर है क्योंकि 2 मान नहीं है, चक्रवृद्धि मान का 10% मान था, तो हम 10% दोनों जगह रख दिए हैं। तो 10 और 10 तो कितना हो जाएगा, ये बटा 100, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, तो 10 और 10 20, और देख लेंगे 20 और 1 ये, यानी कि 21%, 21% मान आ जाएगा। और ये जो ये हम 2 मान लिए थे और हम नहीं मानेंगे तब भी आएगा। जैसे मान लें, देखें, जैसे कि ए बराबर पी बराबर ए बराबर पी को ए बराबर बी कोष्टक में 1 प्लस आर के पावर आर 100 पावर n, इस पे लगाएंगे तो हम माने थे ए बराबर 121 और पी बराबर 100, और 1 का मान कितना है 1 और आर का मान है 10 और बट्टा में 100 की पावर n। 0 0 काटेंगे तो होगा 11, 10 1 में 1 और 10 1 11 बटा 10 की पावर n बराबर हो जाएगा 121 बटा में 100। तो इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे कितने बार में इसका स्क्वायर करने पे या क्यूब करने पे आ जाए। ये किसी न किसी का स्क्वायर, वर्ग या घन होता है, तभी इसका मान n का मान निकलेगा। या तो 4 बार गुणा करने पे आएगा, जितना भी गुणा करने पे आएगा, लेकिन वर्ग घन कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो 121 हमको पता है 11 का स्क्वायर है, और 10 100 कितना है 10 का, इस पर लगा देंगे 2 और लिख देंगे 11 बटा 10 पावर n। देंगे दोनों तरफ की तुलना करने पर, और तुलना होगी ये दोनों बराबर, तो ये दोनों कट जाएंगे और n बराबर 2 साल, ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब हम लगाएंगे तीसरा क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर तीसरा, लिखा है कि यदि दूसरे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपये है और लागू ब्याज की दर 20% प्रतिवर्ष है, तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। बोला है कि यदि दूसरे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपये है और लागू ब्याज की दर 20% प्रतिवर्ष है, तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर मूलधन ज्ञात करना है तो हम 2 तरीके से लगाएंगे। दूसरे वर्ष का है तो हम माने कि मूलधन 100 है, 100 रुपये है, 100 रुपये है, 20% ब्याज है, तो पहले साल का ब्याज होगा 20 रुपये। अब हम चलेंगे दूसरे साल में, अगर दूसरे साल में चलेंगे तो दूसरे साल में भी 100 रुपये का ब्याज होगा, 20% का जोर से 20 रुपये, और इस ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, तो 20% का 20% ब्याज होगा 4, यानी कि दूसरे साल का ब्याज कितना आएगा 24, और 24 का मान इसमें दिया है कितना 240। तो हम काटेंगे तो 4 काटेंगे तो 1 बराबर 10 के, तो 100 बराबर किसके, तो 100 बराबर होगा 100, यानी कि 1000 के। 1 है उत्तर होगा 100 मानने पे। अगर हम मूलधन यक्स मान के लगाएंगे तब भी आएगा, लेकिन ये पेपर में टाइम कम से कम टाइम तो बचा ही देगा ये। दूसरा अगर तरीका मानेंगे तो अगर हम मान लें कि पहले साल का कोई भी 20% ब्याज है, तो कोई भी संख्या मानेंगे तब भी आएगा। जैसे कि पहले साल का 20% ब्याज तो 20 होगा, और दूसरे साल का भी 20 होगा, क्योंकि 20% ये भी है, 20% ये भी है। तो हम बोलते हैं कि दूसरे साल का जो ब्याज होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो 20% का 20% निकालेंगे तो आएगा कितना 4, इसका मान आएगा 4। तो 20% और 4% यानी कि 24% का मान आएगा 240। तो 1% का मान आएगा 1% का मान आएगा 10, तो 100% का मान आएगा 1000। ऐसे भी लगेगा। अब हम लगाएंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल कहा है कि 60, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 के आंकड़ों में से एक प्रेक्षण 70 को हटा दिया जाए तो माध्यिका में कितने की वृद्धि होगी। तो हम पहले इन दोनों का मान निकालेंगे, पहले एक का मान निकालेंगे तब दूसरे का मान निकालेंगे, तो पता चलेगा कि माध्यिका में कितने % की वृद्धि हुई है। तो पहले लिखेंगे हम 60, 68, हमको इस आरोही क्रम में लिखना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, लेकिन पहले से लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 70, 72, 74, 76, 78 और 80, 78 और 80 लिख देते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि अगर सम संख्या होती है तो हम इधर से 3 हटाएंगे और इधर से भी 3 हटाएंगे। सम संख्या का मान होता है कि सम संख्या होती है कि यनवा पद जो बचता है इसमें माध्यिका में,
और प्लस एक और n प्लस 1/2, यानी कि इसका दोनों का योग, इन दोनों का योग करेंगे तो हम 72 प्लस 74 का योग करेंगे तो 4 2 6 और 7 7 14/2, काटेंगे तो 7 दूना के 2 7 14 2 3 6, यानी कि इसका मान आएगा 73 इसका मान आएगा। अब हम कहा है कि अगर 70 को हटा दिया जाए, यानी 70 को निकाल दिया जाए, तब कितने होंगे सब? 1 2 3 4 5 6 7, यानी विषम संख्या हो गई। अब तो विषम संख्या होगी तो 3 इधर 7 है तो 3 इधर, सॉरी 7 है तो 3 इधर 3 इधर, 6 अदम बचेगा कितना? 74। तो 74 में से 73 को घटा देंगे तो बचेगी कितनी वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि होगी। कहे ना कि अगर विषम संख्या होगी तो n अब प्लस का 1/2 होता है। फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सम संख्या है तो बराबर इधर से निकाल दीजिए, बराबर इधर से निकाल दीजिए, दोनों तरफ से बराबर निकालने पर सम संख्या में 2 संख्याएं बचेंगी, उन दोनों का आधा कर दीजिए। और विषम संख्या में कुछ आधी संख्या इधर निकाल दीजिए, आधी संख्या इधर निकाल दीजिए, तो बीच में बचेगा बीच में 1, तो हम उसमें से उसका माध्यिका बटा 2 करके निकाल लेते हैं। जैसे हम कह दें कि अगर माध्यिका विषम हो तो माध्यिका का सूत्र होता है n प्लस 1/2, यानी कि सभी n मतलब n यहाँ जो पद हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8/2, यानी कितना आएगा? 8/2, यानी कि 8/2 यानी कि चौथा पद। तो कितना होगा ये? अगर विषम, यहाँ तो ये सम संख्या है, तो सम संख्या जब होगी तो सम संख्या के लिए लगता है n/2 वहाँ पद और प्लस n/2 प्लस का 1वां पद बटा में 2। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि अगर इसमें इस माध्यिका निकालने के लिए कोई जो दिए गए संख्याओं के मान अगर सम है, तो बीच में की 2 संख्याओं आरोही क्रम में लिखने के बाद आरोही क्रम में लिखने के बाद उन दोनों संख्याओं के जो सम संख्या होगी उन सभी संख्याओं में से सबको आधा इधर करके आधा इधर करके बीच में 2 संख्या बचेंगी, उन दोनों का आधा कर देना होता है। जैसे कि इनमें 8 संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्या सम संख्या है, तो 3 इधर से निकाल दिए, 2 संख्या बची, दोनों का आधा कर दिया तो 73 आ गया। अब इसमें से 70 जब निकाल दिए तो 7 संख्या बची। जब 7 संख्या बचेंगी तो हम क्या करेंगे कि आधा इधर से, जैसे 1 2 3, यानी कि इधर से इधर निकाल दिए और 1 2 3 इधर से 3 निकाल दिए, बचे कितना? 74, क्योंकि ये 72 आ गया था। 74 में देखिए, 74 में से 73 घटा दिए तो 1 ही इसका उत्तर हो गया है। हम लगाएंगे 5वां सवाल। लिखा है कि किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज उसके मूलधन के 16/25 गुना है। मूलधन के 16/25 गुना, यानी कि मूलधन कितना है? अगर मानेंगे तो हम एक सवाल मानते हैं जिससे कि साधारण ब्याज बराबर होता है, शुद्ध जान लें, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा में 100, यानी कि साधारण SI बराबर होता है PRT/100। तो लिखा है कि मूलधन के 16/25, यानी कि मूलधन अगर 25 होगा और SI अगर 25 है तो इसका 16/25, यानी कि ब्याज कितना आया है? 16, ब्याज 16। तो हम लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर 16, मूलधन कितना है? 25, और बोला है कि दर और समय दोनों बराबर हो, तो लिखा है दर और समय दोनों बराबर हो, तो हम लिखेंगे x गुणे का x बटा में कितना? 100, क्योंकि ये 100 है। तो काटेंगे हम 25 चौक को 100, इधर लेकर जाएगा, ये 4 गुणा होगा तो इधर होगा x का हो जाएगा, तो 16 चौक को 64, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, यानी x बराबर आएगा x स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर आएगा 8। तो हम कह सकते हैं कि ब्याज की जो दर होगी वो 8% और समय कितना होगा? 8 वर्ष। तो हम मारेंगे पहला सा।
अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां। लिखा है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की चाल से ए से बी तक जाता है और बी से ए तक 30 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में 14 घंटे लगते हैं। तो ए और बी द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। 14 घंटे लगते हैं। तो हम कई तरीके से लगाएंगे इसको। जैसे पहला तरीका है, और इसकी हम बात है, अगर दूरी अगर निश्चित है, दूरी निश्चित है तो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर दूरी निश्चित है तो चाल का व्युत्क्रम होगा, चाल के उल्टे होगा 1 बटा समय के, यानी कि समय का उल्टा चाल और चाल का उल्टा समय होगा। जैसे हम मान लें ये 40 किलोमीटर इसकी चाल है पहले, और फिर 30 किलोमीटर चाल है। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये 4 संबंधित 3 के अनुपात में आएगा। ये क्या है? चाल। तो चाल अगर है तो चाल का उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे तो समय आएगा। तो यानी कि 3 ये लगा होगा इसको, और ये कितना लगा होगा? 4। इसका समय है। लेकिन कहा कितना है कि टोटल इस समय कितना लगा? 4 3 7 लगा है इसको समय, लेकिन टोटल समय लगा कितना है? 14। तो लगा देंगे 14, तो काटेंगे 7, 1 बराबर कितना आएगा? 2। यानी कि 1 का मान 2, यानी 3 का मान 6 और 4 का मान 8। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले इसकी 4 40 थी, तो 40 4 छक्का 24, यानी 240 किलोमीटर पूरी देखिए 40 किलोमीटर थी इसकी चाल। तो ये चाल हो गई। इसे काटेंगे तो 4 संबंधित 3, और इसको करेंगे तो ये चाल हो गया। चाल का उल्टा जो होगा समय होगा। तो यहाँ 3 हो गया, ये 4। तो 4 3 7 बराबर 14, तो 1 बराबर 2, 14 किलोमीटर दिया था। तो इसके गुणा करेंगे 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8। तो अब इसमें जो अनुपात काटे थे उसमें नहीं, जिसका जो चाल थी उसमें गुणा करेंगे। तो 4 छक्का 24 240 किलोमीटर इसका भी आएगा, और 8 और 3 8 3 के 24 240 किलोमीटर इसका भी आएगा। ये रहा पहला तरीका। अब देखें दूसरा तरीका। दूसरा तरीका में हम लगाएंगे माना दूरी थी d किलोमीटर। तब जब d किलोमीटर दूरी होगी तो d किलोमीटर दूरी होगी, जब माना d किलोमीटर दूरी होगी तो जो दूरी होगी टोटल दूरी कितनी चली होगी? 2d। आने और जाने में 2d समय लगा होगा। अगर 2d रहेगी तो अगर इधर जाने में d में लगा होगा, d में, और 40 किलोमीटर चले होगा, और इसके भी d में चला होगा 30 किलोमीटर की चाल से, तो ये लगा है पूरा टोटल कितना? 14 घंटा समय लगा है, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो हम दोनों का मान निकालेंगे तो इधर से गुणा करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 30d और प्लस ये होगा कितना? 40d। अब बराबर में होगा 4 3 12, यानी कि 1200 बराबर 14। तो ये होगा कितना? 4 या 3 70d बटा 1200 बराबर 14। तो इधर हो जाएगा 70d बराबर में 14 गुणे 1200। तो 0 से 0 खत्म, 7 से काटेंगे 7 दूना के 14, यानी d बराबर दूरी आएगी 240 किलोमीटर। ऐसे नहीं तो हम ऑप्शन से भी देख लेंगे। अगर हम ऑप्शन में लेंगे तो पहले 248 किलोमीटर है, तो 48 में 40 का भाग दे के देख लेंगे, ऑप्शन में देख लेंगे, तब भी आएगा 240 किलोमीटर। ऑप्शन में आप लोग लगा के देख लीजिएगा ऑप्शन से। अब हम लगाएंगे अगला क्वेश्चन। लिखा है जीवन ने अपने कमरे की एक दीवार को द्वारा ली गई तस्वीरें स्वयं के द्वारा ली गई तस्वीरों से भर दिया है। एक तस्वीर का आकार इतना सेंटीमीटर, यदि 6 तस्वीरों का उपयोग करता है तो दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरे दीवार को यानी ढक देता है तो उसके दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीवार का क्षेत्रफल बराबर होता है 2h कोष्ठक में l प्लस b। ये फार्मूला होता है दीवार के क्षेत्रफल का। ये होता है दीवार के क्षेत्रफल का फार्मूला, और ये होता है l इंटू बी। ये होता है सिर्फ क्षेत्रफल का फार्मूला आयत का, और ये होता है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है उसके विकर्ण का फार्मूला होता है, और ये होता है 2l प्लस b। ये उसके आयत के परिमाप का फार्मूला होता है। तो हमको पूछा क्या है? क्षेत्रफल पूछा है। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 21 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर का गुणा करेंगे, और 6 तस्वीर लगाता है तो 6 का भी इसी में
गुणा कर देंगे। तो टोटल गुणा करने के बाद आएगा हमारा 22, 6 और 8। ये गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग, 22 और 6 और 8 आएगा, ऐसा आएगा 22, 6 और 8। तो कुछ बातें हम बता देते हैं। आयत जो होती है प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और फार्मूला सब हमने अपने बता दिया है। अब हम करते हैं अगला 8वां क्वेश्चन। लिखा है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18-15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार और संगत ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में अक्सर वो समकोण की बात करता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी हम कह सकते हैं कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आप जीडी में फार्मूला अगर याद है तो आप क्वेश्चन बना के निकल लेंगे। तो हम लिखेंगे 1/2, तो हम मान लेंगे कि इसमें x का भाग दिया होगा तो 5 संबंध 6 के अनुपात में होगा, तो 5x आई इंटू 6x बराबर 18 और 15। 2 से काटेंगे तो 3 होगा, 3x। तो हम लिखेंगे 15x का स्क्वायर होगा, ये बराबर होगा 18 और 15। तो हम x स्क्वायर लिखेंगे तो 15 भाग देंगे तो 15 कम 15, 3 बचेगा, तो होगा 15 दूना का 30 और फिर 1, 15 कम 15। तो x का मान आएगा 11, यानी कि x का मान 11। तो इस 11 का गुणा करेंगे इसमें, तो 11 गुणे 5, x का मान रखेंगे यहाँ पे, जो 5 और 6x माने थे, तो 11 5 55 और 11 6 66। दिया था किसका, ये दिया था आधार और संगत ऊंचाई, यानी पहले आधार था ये और उसके बाद ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी थी 6, तो हम लिखेंगे 66, मारेंगे कितना उत्तर 66। इसका 66 सही आंसर होगा। और जैसे कि कुछ होते हैं सब, जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब के सब आपके लोगों के जुबान पे होने चाहिए फार्मूला। देखिए लिखा है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है तथा चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 1/3 है। यदि कमरे की 4 दीवारी क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है तो कमरे की ऊंचाई क्या होगी। तो हम पहले लगाएंगे, हम पहले लगाते हैं, पहले x मार्क लगाते हैं फिर अनुपात मार्क लगाते हैं। तो पहले लिखा है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो माना लंबाई x उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी कि लंबाई मानने से पहले हम मान लेते हैं चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई माने x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। लिखा है उस कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, 2x मान लेते हैं, तथा चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 1/3 है। जो चौड़ाई है उसकी ऊंचाई की 1/3 है, यानी कि जो ऊंचाई है, जो उसकी ऊंचाई है, इसकी चौड़ाई कितना है x, उसकी 1/3 है। उसकी चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 1/3 है, यानी कि ऊंचाई की 1/3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, इस x का गुणा करेंगे, तो 1/3 का मतलब कि x/3। अब हम x की जगह क्या मान रखें कि इसका x माना जाए, तो हम रखेंगे 3x। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3x। इधर जाके गुणा कर देंगे तो x का दोनों तरफ गुणा हो जाएगा, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 3x। 1/3 है, लिखा है कि 1/3 है। तो हम लिख फार्मूला बताए थे हम कि होता है 2h l + b, ये होता है 4 दीवारी क्षेत्रफल। तो ऊंचाई जगह क्या रखेंगे, h की जगह क्या रखेंगे 3x, और l की जगह लंबाई की जगह 2x, और चौड़ाई की जगह x बराबर कितना है 2, 5 और 9 और 2। तो ये लिखेंगे 6x, और ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x बराबर 25 और 92, जो होगा 36 18x का स्क्वायर बराबर होगा 25 और 92। तो जब 25 और 92 होगा तो हम 18 से इसमें भाग देंगे, तो 18 का भाग देंगे इसमें, तो x स्क्वायर बराबर 18 18 कम 18, फिर ये बचेगा कितना 7 और 9, तो 18 चौक 72, और फिर बचेगा कितना 7, फिर बनेंगे 18 चौक 72, तो यानी x का मान आएगा 12। अगर x का मान 12 आया है तो ऊंचाई पूछा है ना 4, तो इसकी ऊंचाई याद कीजिए। तो यह ऊंचाई कितना माने हैं 3x, तो हम लिख देंगे कि 3x, x की जगह 3 × 12 बराबर 36, यानी कि ऊंचाई कितना आ जाएगा 36, तो हम लिख देंगे 36। अब हम इसको डायरेक्ट अनुपात में मानते हैं, अनुपात मानेंगे तब भी सेम ही आएगा, क्योंकि तब भी उतना ही करना पड़ेगा, x मानेंगे तब भी उतना करना पड़ेगा, ये ऐसे लगाना पड़ेगा।
इसे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो पाएगी। तो अब अगला हम लगाते हैं। ठीक है, 7 लड़कों का शारीरिक भार 17 किग्रा, 64 किग्रा, 55 किग्रा, 81 किग्रा, 50 किग्रा, 76 किग्रा, 53 किग्रा दर्ज किए गए हैं। तो सभी 7 लड़कों का औसत भार। तो औसत निकालने के लिए होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। इंग्लिश में बोले तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, संख्याओं की संख्या। तो हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। हम सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ देंगे तो आएगा हमारा लगभग 4, 8, 3। और संख्या कितनी है 7, तो काटेंगे कितना आएगा 6 और 9, इतना आ जाएगा जोड़ने के बाद। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम सभी संख्याओं को लिख लें, जैसे कि ये हो गया 70 और ये हो गया 64 और ये हो गया 55 और ये हो गया 81 और ये हो गया 45 और ये हो गया 76 और ये हो गया 92। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये सभी संख्या होंगी। तो औसत का एक तरीका और है कि हम औसत मतलब होता है सभी संख्या बराबर बांटना। तो हम कोई एक नंबर मान लेते हैं, कुछ जो नंबर इन समूह के बीच में का हो तो उसको हम मान लेते हैं। जैसे हम मान लेंगे 70 मान लेते हैं, 70 मानते हैं, मानने में आसानी होगी। तो जब 70 मानेंगे तो ये बराबर है, इसमें तो 0 बचेगा, कुछ बचेगा नहीं। और ये अंतर है, 70 से कितना कम है, माइनस का 6, तो इसको माइनस का 6 रहने देंगे। 70 से ये कितना कम है, तो ये कम है कितना 15, ये 15 करेंगे कितना माइनस का 15, क्योंकि ये 15 कम है। अब ये कितना अधिक है, तो ये प्लस का 11 अधिक है। और ये कितना कम है, ये कम है लगभग 25, माइनस का 25, माइनस का 25 कम है, ये 25 कम है। और ये 76 कितना कम है, ये अधिक है कितना 6, और ये कितना अधिक है 22। हम सबको जोड़ते हैं, जैसे माइनस को सबके एक तरफ करते हैं तो 15, 6, 21 और 25, 21 और 25 जोड़ते हैं तो कितना होगा 6, 21, ये 15, 6, 21 हो गया और ये 25, तो 5, 1, 6, 2, 2, 2, 4, ये 46, माइनस में 46। अब इन सबको प्लस वाले को जोड़ते हैं तो ये हो गया 22 और 6 28 और 11 39, 39 होगा प्लस में। तो हम इसमें से घटाएंगे 46 माइनस 39, तो बचेगा कितना 7, बचेगा माइनस का 7। अब जो माइनस का 7 बचा है, तो जितनी संख्याएं कितनी थी 7, तो हम इसी 7 संख्या में 7 गुणा कर देंगे तो आएगा माइनस का 1। यानी कि जो हम 70 माने थे, 70 में से माइनस 1 घटा देंगे तो आएगा कितना 6 और 9। एक तरीका ये भी होता है एक तरीका ये भी लगाने का होता है कि 70 में से घटा देंगे तो आएगा 6 और 9। तो इसका उत्तर कितना होगा 6 और 9, उत्तर होगा 6 और 9। इस ऐसे भी लगा सकते हैं इसको। अब बात जानेंगे शंकु के बारे में। तो शंकु की आकृति लगभग ऐसी होती है, ये इसकी त्रिज्या होती है और ये पूरा इसका व्यास होता है। शंकु जो होता है वो बेलन का 1/3 हिस्सा होता है, इसलिए इसके क्षेत्रफल बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। और इसका वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई r l, जहाँ यल क्या होती है तिर्यक ऊंचाई, यल होती है तिर्यक ऊंचाई होती है। तो पूछा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4,664 है वर्गीय सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई क्या है, यानी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई पूछा है। तो ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई, इसमें पूछा है तिर्यक ऊंचाई पूछा है। तो हम लगाएंगे क्या, वक्र पृष्ठ दिया है तो वक्र पृष्ठ लिखेंगे कि पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 गुणे r का मान कितना 28 और यल का मान निकालना है तो यल का मान ऐसे रख देंगे और आएगा 4, 6, 6, 4। अब हम काटते हैं 7 से, तो ये 7 चौक 28, इसको काटेंगे 7 से तो 7 छक 42 बचेगा तो कितना बचेगा, ये 4 और 6, फिर 7 छक, ये 7 छक 42, तो 4 बचा और 6 बचा, 7 छक 42 2, 7 छक 42, 7 चौक 28 हो गया, तो 7 छक 42 काटेंगे तो 7 से काटेंगे 4, 6
6 4 को तो आएगा 7 6 का 42, 4 बटेगा 4 7 6 42, और ये बचेगा कितना 4 और 4, ये तो कट नहीं रहा है, फिर से काटते हैं। रुकिए 7 से इसको काट लेते हैं, 7 से कट गए 7 चौक 28, चलिए 7 से इसको काट लेते हैं, 7 चौक 7 एकम में 7 और 7 चौक 28 खत्म। अब ये 4 से काटते हैं इसको, तो 4 एकम में 4, फिर 4 एकम में 4, 2 बचा, फिर 6 बचा, तो 4 छक्का 24 और 4 छक्का 24। अब 11 से काटते हैं, 11 दूना के 22, 11 एकम 11, 11 छक्का 66, फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 10 और 2 3 6, यानी कि यल का मान आएगा 53, यल का मान आएगा 53। तो हम इसमें इसका उत्तर मार देंगे 53, इसमें उत्तर होगा इसका 53। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे इसका कि इसका क्षेत्रफल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होती है एच जो होता है इसकी ये ऊंचाई होती है, ये जो इसकी मध्य में आती है, और इसको 90 डिग्री मान के एच का इसका मान निकाला जाता है, इसको 90 डिग्री मान के इसे पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाला जाता है। तो त्रिज्या की ऊंचाई किसकी आएगी 53 आएगी। और अगला हम देखते हैं बारहवां पूछा है कि आर का मान इतना दिया है, टी का मान इतना दिया है, और आर और एस का एस सी एफ यानी महत्तम समावर्तक पूछा है। तो मसा बराबर ये होता है कि मसा मतलब वो महत्तम समावर्तक मतलब जो बड़ा मान, बड़ा सा मान जो इन दोनों में कॉमन हो, बड़ा से बड़ा मान जो इन दोनों में कॉमन हो। तो हम लिखेंगे 91 को हम अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो आर बराबर हो गए, लिखेंगे 91 को हम लिख सकते हैं 91 में 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 13 7 91, यानी 13 पे 7 गुणे 13 पे 4 और 7 पे 4, और क्या 85 है पे 5 है गुणे 38 पे 10 है। तो हम लिख सकते हैं कितना 7 पे 4, फिर गुणे लिख सकते हैं 85 17 5 85, 17 पे 5 और 5 पे 5, ठीक है ना। और लिख सकते हैं हम ये है 38, यानी 19 पे 10 और गुणे 2 पे 10, 19 पे 10 या 2 पे 10, इन दोनों लिख सकते हैं हम। अब हम लिखेंगे टी का मान, टी कितना है 52 पे 6 गुणे 119 पे 11 गुणे 6 9 पे 11, इतना है। तो हम लिख सकते हैं कि 13 चौक को 52, यानी कि 13 पे 6, तो 4 को लिख नहीं सकते हैं, 4 पे लिखेंगे 2 पे 6 गुणे 2 पे 6, इतना लिखेंगे। 13 चौक को 52, तो 2 पे 6 2 पे 6 लिखेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है ये हो, और गुणे लिख देंगे हम इसका 17 7 19, 17 पे 11 और गुणे 7 पे 11, क्योंकि देखिए यम इंटू एन के अगर पावर अरे बी है तो ये लिख सकते हैं हम यम पे बी और एन गुणे एन पे बी, ये लिख सकते हैं हम, इसी पे हम इसको लिख रहे हैं। तो ये होगा गुणे होगा 13 53 54 67 तो 59 को तोड़ेंगे हम किस में, 59 को तोड़ेंगे हम 23 में, 23 ત્યાં 69, तो 23 पे 11 और गुणे 3 पे 11। अब एस सी एफ ये होता है कि जो दोनों में कॉमन हो वो होगा। हमेशा इसको ये भी लिख सकते हैं 13 पे 6 गुणे 2 पे 12 गुणे 17 पे 11 गुणे 7 पे 11 गुणे 23 पे 11 गुणे 17 पे 3 पे 11। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन सबसे लघुत्तम मानी कि सब महत्तम मतलब कि सबसे जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि इसमें 12 है, इसमें 2 पे 12 है और इसमें 2 पे 10 है, इन दोनों पे कॉमन क्या हो सकता है 2 पे 10 कॉमन हो सकता है। तो हम लिखेंगे 2 पे 10, यानी 2 पे 10 कॉमन हो सकते हैं, 2 तो कॉमन नहीं होगा। अब हम लिखेंगे 7, देखते हैं इसमें 2 पे 10 तो खत्म हो गया ही। अब देखते हैं कितना 7 पे 4 है और यहाँ पे 7 पे 11 है, तो हम लिखेंगे क्या जो दोनों में कॉमन हो सकता है, यानी 7 पे 4 गुणे 7 पे 4, ये लिख सकते हैं। ये खत्म 7 पे 11 7 पे 4 खत्म। अब लिखें 13 पे 4 है और यहाँ पे 13 पे 6 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 13 पे 4 छोटा लिखेंगे, क्योंकि ये 13 मतलब 4 बार है 6 बार है, तो यानी 4 बार दोनों में कॉमन होगा तो 4 बार लिख दिए। अब हम लिखेंगे, अब देखते हैं क्या बचा है यहाँ पे 5 बचा, 19 तो है नहीं, इसमें 5 नहीं है। अब देखें 17 पे 5, ये 17 पे 11, यानी हम लिख सकते हैं 17 पे 5, ये यानी उत्तर इसका यही होगा 2 पे 10 7 पे 4 और 13 पे 4 और 17 पे 5। तो यानी कह सकते हैं हम 2 पे 10 7 पे 4 13 पे 4 और 17 पे 5, ये इसका उत्तर होगा, ये इसका उत्तर होगा। और हम इसलिए 2 पे 10 इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 10 बार और 2 को लिख सकते हैं 12 बार, तो यानी 2 के 10 बार जो होंगे कॉमन होंगे। 7 को लिखे 4
ये तो समझ जाएंगे आप कितनी बार ये हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम कि सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या कौन सी है जो 15, 32, 48 से पूरी तरह विभाज्य है। तो हम कुछ यूनिक तरीका देखेंगे। ये 15 कटेगा 3 से और ये भी कटेगा 3 से। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें कौन संख्या 3 से कटेगी। तो 9, 9, 18, 8 ये 3 से नहीं कटेगी, ये 3 से नहीं कटेगी, ये 3 से नहीं कटेगी, कटेगी ये 3 से। तो कोई संख्या नहीं कटेगी, 3 से कट रही है। दूसरा तरीका है कि हम दोनों सबका लसा निकालें, लसा निकाल के और फिर चार अंक बड़ी से बड़ी संख्या रख के भाग दें। जैसे 3, 5, 15, 32 उतर गया और ये 16, 3, 48। अब 16 से भाग देंगे तो 5 उतरेगा, 16 दूना 32, 16 कम में 100, 5 और 1, 5 उतार के कम में खत्म हो गया, 2 उतर गया, 1 उतर गया। अब 1 से 1 काटेंगे, 1 उतरेगा, 2 उतर जाएगा, यहाँ पे 2 से कट जाएगा। ये 5 दूना के 10, 33, 30 और 16, 48, 480। अब 480 से लिखा कि सबसे बड़ी चार अंकों संख्या, चार अंकों संख्या सबसे बड़ी क्या होगी? 9, 9, 9, चार अंकों सबसे बड़ी संख्या यही होगी। तो 448 से भाग देंगे तो 2 बार लिखेंगे, तो 48 दूना के 96 यानी कि 960। तो 9 उतरेगा और यहाँ पे कितना उतरेगा भैया? 3 उतरेगा और ये कट जाएगा और उतरेगा 99 यानी कि 399। अब 48 छोटा है यानी कि हम 399 में से 99 9, 9, 9 में से 399 घटा देंगे तो ये 0, 0, 6 और 9 यानी कि यही आएगा 9, 9, 6, 0, 0। अब हम अगला सवाल देखते हैं। लिखा है कि एक वस्तु को उसे क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया था और अंकित मूल्य पर 20% छूट दी गई, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हम एक बात बताते हैं, एक अनुपात याद कीजिएगा, MP, SP और CP। ये अनुपात हमेशा चलता रहेगा। इस तरीका भी सबसे अधिक हुआ, जैसे कि उसके वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अंकित किया गया, तो 20% अधिक अंकित किया गया यानी कि हम मान लेते हैं 20% अधिक अंकित किया गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि MP और CP का अनुपात है। MP और CP का अनुपात कितना है? 20% अंकित, यानी कि 100 रहा होगा तो 120 अंकित किया होगा। काटेंगे तो ये आएगा 6 और ये आएगा 5, यानी कि 5 का समान रहा होगा, 6 अंकित किया होगा और क्या होगा? 20% छूट दी गई, यानी कि हम मान लेते हैं कि 100 CP रहा होगा तो उसको 120 अंकित किया होगा, यानी इसका MP रहा होगा और 20% की इसी पे छूट दी गई, तब आएगा SP। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, बाद में 24 के 120 में से 24 की छूट दी गई, सॉरी 120 में से 24 की छूट दी गई तो 96 बचा गया होगा। नहीं, अगर 96 बचा गया था, पहले CP 100 था, अब ये 96 बचा जा रहा है, यानी कि 4 रुपये, यानी कि इस पे 100 पे गुणे का 100, यानी कि आएगा कितना इस पे? 4% की हानि, 4% की हानि आएगी इस पे। तो 0, 0 करेंगे, 0, 0 करेंगे, यानी कि 4% की हानि। तो हम मारेंगे इस पे 4% की हानि। दूसरा तरीका है MP, SP और CP का अनुपात। देखिए, तो MP हो गया CP, MP और CP का अनुपात 5 संबंध है 6, तो हम लिख सकते हैं MP, इधर लिख देंगे CP, इधर लिख देंगे SP, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो CP होगा कितना? 5 और MP कितना होगा? 6। अब MP में और CP का अनुपात दिया है, हम किधर भी किसी का अनुपात लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो MP और CP का अनुपात दिया है, MP और SP का अनुपात दिया, तो MP कितना दिया था? MP में 20% की छूट दी गई ना, तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट, तो मानेंगे 100 पे 20% की छूट देंगे, तो 20/100, 0 से खत्म, तो 20 एकम 20 5 100, यानी 5 का समान था जो वो छूट दी गई 1 की, तो 4 में बचा गया, यानी कि 5 का समान था और 4 में बचा गया। तो इधर लिखेंगे 6, जो जैसे सामने जो होता है उसको लिख देते हैं। तो इधर लिखेंगे 5 5 25, 25 5 5 5 25 और 6 5 30 और ये 6 चौको 24, यानी कि जितना जो बचेगा इस पे उस सबका हम अभी MP SP सबका मान निकाल सकते हैं। तो CP नीचे लिखते हैं और कितना का? SP कितना कम है? 1 का, इस पर SP अंतर लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं? SP माइनस CP लिखते हैं इंटू 100। तो CP कितना है यहाँ पे? 25, CP 25 है और CP और SP का अंतर 1 है, गुणे परसेंट बदलने के लिए 100 को गुणा करेंगे तो 25 चौको 100, यानी कि 4% की हानि तब भी आएगी। किसी भी तरीके से लगाएंगे तो 4% की हानि आएगी। अगला सवाल है 15वां। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। फिर हम बताए ना, फिर वही फार्मूला लगा देंगे MP, SP और CP का। तो देखिए, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, तो पहला तरीका लगाते हैं। CP मानेंगे 100, 60% अधिक यानी कि 160, उसका MP हो गया 160,
और क्या कहता है 10% की छूट देता है। यानी छूट किस पे मिलती है, ये बात याद रखेंगे, ये छूट हमें था एमपी में मिलती है। तो एमपी बराबर 160 है, 60 पे 10% की छूट देंगे तो 0 खड़ा मैंने 16 रुपये की छूट दिया। तो 160 में से अगर 16 घटाएंगे तो आएगा कितना 4, और 5 में से जो जाएगा कितना होगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 144। यानी कि उसको लाभ कितना होगा, लाभ होगा उसको, लाभ होगा 44 का। 100 का सामान था और बेचा 144 में, यानी 44/100 गुणे का 100, यानी कि उसको 44% का लाभ हुआ। तो लाभ होगा 44 का। अब इस पे एमपी एसपी और सीपी पे देखते हैं। तो पहला बात क्या है, कहा है एक दुकान की वस्तु को क्रय मूल्य पर 60% अंकित करता है, 60% अधिक अंकित करता है, यानी 60% को फ्रैक्शन बदलेंगे तो कितना होगा 20 × 60 और 20 × 5 = 100, यानी 5 का सामान था 8 अंकित किया हो, यानी कि सीपी एमपी और एसपी का अनुपात। तो सीपी था 5 और एसपी था 8, तो सीपी लिखेंगे 5 और एसपी एमपी एसपी नहीं एमपी, तो एमपी था 8 और एसपी के आगे भी 8 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात में जिसके जो सामने होता है लिख देते हैं। और फिर 10% की छूट, 10% की छूट किस पे देता है, छूट हमेशा मिलती है एमपी पे। तो 10% की छूट देंगे तो 10 से कम 10 दाम 100, 10 का सामान था बेचा कितने में 9 में, यही ना। और इधर लिखेंगे 10, तो एसपी पे होगा 50 और ये होगा कितना 9 8 72। कितना का लाभ है ये 10 और 80। तो अभी हम बताए थे कि एसपी माइनस सीपी अपान सीपी गुणे का 100, ये होता है फार्मूला। तो जब हम इतना लिख देंगे कि एसपी माइनस सीपी माइनस सीपी इंटू 100, तो यह सीपी कितना था 50 और इन दोनों का अंतर कितना था 12 नहीं आएगा 22 आएगा, 22 गुणे का 100, तो 50 दूना का 100 तो 22 दूना 44, यानी कि 44% का लाभ हुआ इसको। तो 15 सवाल में हो गया, लग गया 44% का लाभ। जो भी हम फार्मूले बताएं उसको आप याद कर लीजिएगा, आने तो घर पे याद मत कीजिएगा, जितना सवाल लगाएंगे आपको याद होता चला जाएगा। ये सिंपलीफिकेशन का ये सवाल है, इस पर ये लगता है बोर्ड मास पे। बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट माने छोटा कोष्टक, महिला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ये होते हैं सब। और मतलब होता है आफ मतलब होता है का मतलब होता है, का मतलब ये होता है गुणा, और फिर होता है डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, और ये बोर्ड मास होता है, यानी हम छूट गया है। तो यम होता है मल्टीप्लिकेशन और ये होता है एडिशन और यह होता है सब्ट्रैक्शन। इसी के नियम पे लगता है सब। पर कह सकते हैं कि और एक तरीका होता है कि सबसे पहला आता है रेखा कोष्टक, फिर आता है छोटा कोष्टक, फिर आता है महिला कोष्टक, फिर आता है बड़ा कोष्टक, इनका क्रम ऐसे होता है। तो हम इसको लगाएंगे तो लिखेंगे कितना 1 सही 1/3 गुणे 1 सही 4/5 भागे 3/5, ये कोष्टक बंद, और लिखेंगे गुणे 3/8 और माइनस का 2/3। अब इसको लगाएंगे तो 3 एकम 3 1 4/3 गुणे 9/5, 5 एकम 5 4 9/5, और जब इसको भाग को गुणा में बदल देंगे तो ये 5/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए 5 से 5 खत्म, 3 3 के 9, तो 4 3 4 3 12 के हूँ, 3 से फिर काटते हैं, 3 एकम में 3 खत्म बात, तो ये होगा 4/1 और गुणे 3/8 माइनस का 2/3, तो ये होगा 4 तिहाई का काटते हैं, फिर इसको काटते हैं 4 दूना के 8 यानी कि 3/2 और माइनस का 2/3। इन सब का लसा लेते हैं तो ये आएगा लसा कितना, इनका आएगा लसा 6, 3 और 6 तो 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 आएगा, 3 3 के 9 माइनस 3 का भाग देंगे 2 2 दूना के 4, यानी कि आएगा कितना 5/6, 5/6 इसका उत्तर आएगा। तो हम लगा देंगे 5/6। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल बोला है एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष से अधिक है, इनमें से 75% पुरुष हैं एवं बाकी स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक वाले 350 पुरुष हैं तो कर्मचारियों फैक्ट्री में कुल कर्मचारियों की संख्या याद कीजिए। हम x मान के भी लगा सकते हैं और 100 मान के भी लगा सकते हैं, तो 100 ही मान के लगाते हैं। तो लिखा है कि माना टोटल 100 पुरुष हैं, फैक्ट्री में टोटल 100 कर्मचारी हैं, तो 100 में से 60% कर्मचारी 30 वर्ष या उससे अधिक के हैं, तो 60% निकालेंगे तो 60 आएगा कर्मचारी हैं। इनमें से अब ये 60% जो आया है, 60 में से 75% पुरुष हैं, तो 60 में से 75% निकाल देंगे
0 से 0 खत्म, 5 पचे 25, 5 9 10 2 3 6, यानी कि 3 पचे 15। 15% पुरुष हैं, बाकी स्त्रियां। यदि 30 वर्ष से अधिक वाले पुरुष की संख्या 30 वर्ष से 60% कर्मचारी की आयु 30 वर्ष या उससे अधिक है, और इसमें से इतना परसेंट पुरुष हैं एवं बाकी स्त्रियां। यदि 30 वर्ष से अधिक पुरुष की कर्मचारी इतना है, तो 15 बराबर कितना दिया है? 15 बराबर दिया है आपका, 15 बराबर दिया है 1300। 15 बराबर दिया है, पुरुषों की कर्मचारियों की संख्या दिया है, पढ़ लेते हैं। तो इसको काटेंगे तो ये काटेंगे तो 15 पचे 5, 15 आएगा, सॉरी 15 5 75, तो 15 यहाँ 45, तो 45 होगा। तो 45 बराबर दिया है कितना? 13 और 50, तो काटेंगे तो आएगा 1 बराबर 30 के। तो पूछा है कितने कर्मचारियों की संख्या, तो 100 माने हैं तो 100 को गुणा कर देंगे तो आएगा 3000। ये इसका उत्तर होगा। अगर हम x मान के लगाएंगे तो भी लग जाएगा। जैसे माना फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या x, तो x करेंगे तो फिर लिखाएंगे कि x का 60%, 60%, x का 60%, तो x का 60% निकालेंगे तो आएगा कितना? 60x बटा में 100, इतना आएगा। अब बोला है कि इसमें से जो 60x आया है, इसमें से 75% पुरुष हैं, तो काटेंगे तो 0 से 0 खत्म, और 15 15 15 करेंगे, 5 15 काटेंगे, 5 15 हो गया, 5 दूना के 10, 2 3 6, यानी कि आएगा 45x बटा में 100 बराबर दिया है। इतने पुरुषों की संख्या दिया है कितना? 1350, तो इससे काटेंगे तो आएगा कितना? 30। तो x बराबर x बटा 30 गुणे का इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 100 बराबर 3000, ऐसे भी आएगा 3000। तो हम जितने फार्मूला बता रहे हैं उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि SGD में टाइम की बहुत कमी है। अब हम देखते हैं 18वां सवाल। 18वां सवाल बोला है कि एक कमीज के क्रमशः 4% और 5% के लाभ पर 2 विक्रय मूल्यों SP के बीच का अंतर 6 रुपये है, तो कमीज का CP ज्ञात कीजिए। ठीक है, CP पूछा है तो SP है ना, तो क्रमशः 4% और विक्रय मूल्य का लाभ 4% लाभ, यानी कि 4/100, 4 एकम में 4, फिर से हम लगाते हैं। पहले हम 4 एकम में 4 अब 25, यानी 25 का सामान था जो बेचा कितना में? 26 में। और फिर 5% का लाभ, तो 5 एकम में 5 और 5/20, तो 20 का सामान बेचा कितना में? 21 में। 20 का सामान बेचा 21 में। अब बोला है कि इन दोनों का अंतर है और बोला क्या है कि 2 विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 6 है। तो जब विक्रय मूल्य अंतर है सिर्फ, तो हम CP को बराबर करेंगे, तो इसमें करेंगे 4 का गुणा, तो 25 चौक को 100, तो 4 छक्का 24 को 4 और 4 दूना के 8 2 10, 104। अब इसको 100 करने के लिए इसमें 5 गुणा करेंगे, तो 5 20 5 100, और बराबर में होगा 20 5 21 5 105, यानी कि इसमें अंतर कितना है? 1 का, तो 1 बराबर दिया है 6 का, तो 6 और 100 माना है तो 600, CP 600 हो जाएगा। लग गया, 600 CP हो गया। CP और SP का अंतर दिया था सिर्फ, ये 600 हो गया। अब अगर दूसरे को तरीका लगाना होगा तो हम लगाएंगे, जैसे कि सूत्र भी लगता है, लिखता है कि SP बराबर CP कोष्टक में 1 प्लस P% बटा में 100, P% बटा में 100। तो ऊपर सूत्र का प्रयोग करने पर यह सूत्र बहुत बड़ा हो जाएगा, अनुपात में लगाएंगे तब भी सही है, और x मान के लगाएंगे तब भी सही है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, सूत्र से अच्छा है कि अभी लगा लें। तो इन दोनों का अगर हम डायरेक्ट भी मान निकालें तो ये 4% और 5% के बीच का अंतर कितना? 1% का। 1% बराबर दिया है 6, तो 100% बराबर 600, ये डायरेक्ट भी लग जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। सिर्फ आप लोगों को मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस और फुल नंबर, ये बात याद रखिएगा। प्रैक्टिस कीजिए और फुल नंबर लीजिए मैथ में। SSGD में सिर्फ प्रैक्टिस की खेल होगा। SSGD में सवाल बहुत बाबू आते हैं, सब बाबू कहें तो छोटे आते हैं, और बस उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। अगला सवाल हम लगाते हैं। हमने बोर्ड मास का रूल बताया था, सिर्फ ठीक वैसे लगेगा ही, जैसे कि
तीसरे गुण लिख देंगे तो ये हो जाएगा 6/54 माइनस ये 11/7 गुणे का 35 प्लस 156 गुणे 8/13 माइनस का 9/49 गुणे का 196 प्लस 108 गुणे 7/18 गुणे 108 गुणे 14/36 काटेंगे तो भी 7/18, तो 7/18 से काटेंगे तो 49 से काटेंगे तो 4 9 36, 49 से 4 में कट जाएगा ये 13 कम 13, 13 1 कम 13 तो 26, 7 5 35 और 6 9 54 1/9 और 9 7 63, तो टोटल आएगा 7 11 5 55 माइनस 55 प्लस 12/96 माइनस 9 चौको 36 और 36 और 18 छक्का 90 18 छक्का 90 18 छक्का 90 18 5 90 18 छक्का 108 18 छक्का 108 तो 6 7 42 ये आएगा 42। तो इस सब प्लस का एक तरफ माइनस का एक तरफ, तो इन जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे और इसको और इसको एक साथ जोड़ेंगे तो आएगा कितना 9 6 2 8 7 15 यानी कि 1 4 5 145 माइनस और 6 5 11 3 5 3 8 1 9 91, तो आएगा 55 से 91 घटाएंगे तो आएगा 54, 5 9 5 में से 4 और 9 में से 5 54 आंसर आएगा इसका आएगा 54। इस सब के सब बोर्ड मास पे काम करते हैं, यानी ब्रैकेट ऑफ माने गुणा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन जोड़ और ये सब्ट्रैक्शन माने घटाना, बोर्ड मास पे काम करते हैं सब। अब अगला सवाल है, अगला और लास्ट सवाल है, बोला है कि एक कार्य को 8 व्यक्ति समान दर से कार्य करते हुए 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 व्यक्ति उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। तो माने कि एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, बस बात खत्म। तो 8 व्यक्ति 96 दिन में इतना यूनिट कार्य करेगा, तो 6 व्यक्ति कितना यूनिट करेगा, तो 6 से काट देंगे, बस बात खत्म। 6 12 98, तो 6 1 में 6 3 3 6 9 6 1 में 6 3 बचा 6 6 36, 16 8 होगा कितना, 16 8 128, 8 1 में 8 और 8 1 में 8 6 48 सॉरी 8 6 48 4 80, 8 1 में 8 4 12 128 का आंसर होगा। हमने उत्तर लिखना है, इसमें से उत्तर नहीं लिखे थे, तो पहला ऑप्शन 124 था, दूसरा ऑप्शन 125, तीसरा ऑप्शन था 128 और चौथा ऑप्शन था 122, तो मानेंगे हम 128। इसमें भी ऑप्शन नहीं दिए थे हम, इसके भी ऑप्शन होंगे सब। पहला ऑप्शन होगा 62, इसके भी ऑप्शन नहीं दिए थे, तो इसका ऑप्शन होगा पहला 62, दूसरा 73 और तीसरा होगा 46 और चौथा होगा 54। ये सब के सब टेक्स्ट बुक के सेट हैं सब, हमने अपने से क्वेश्चन को नहीं बनाया, टेक्स्ट बुक के सेट हैं सब। एसएससी टेक्स्ट बुक के सेक्शन वाइज टेस्ट जो होते हैं सब सेक्शन वाइज टेस्ट का पहला था। अब ऐसे ही आगे सबके सब टेस्ट आते रहेंगे सब। धन्यवाद।